किलों के पिछले चैप्टर के अंतर्गत अपन ने पढ़े थे कि यूनेस्को के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से किले शामिल हैं। तो अपन ने 6 प्रमुख किलों की बात करी थी जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल है। आज अपन उसके इतर जो भी किले बच जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और जो बचे हुए किले हैं उसके अंतर्गत राजस्थान का सबसे प्रमुख किला है जिसका नाम है मेहरानगढ़। अक्सर इसका प्रश्न इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो उसके अंतर्गत मेहरानगढ़ शामिल नहीं, क्योंकि प्रमुख किला है और फिर भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो उसका इस तरीके से प्रश्न ज्यादा आता है ना। तो मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, यह जोधपुर के अंदर एक चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिड़ियाटुक, उस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसा हुआ। अच्छा, मेहरानगढ़ का रियल नाम था मिहिरानगढ़। मिहिर सूर्य का पर्यायवाची होता है, चूंकि ये सूर्यवंशी राठौड़ों की राजधानी है इसलिए इसको मिहिरानगढ़ कहा जाता था। लेकिन मिहिरानगढ़ करते करते धीरे नाम क्या हो गया, मेहरानगढ़। बाकी रियल नाम क्या था इसका, मिहिरानगढ़। क्यों, सूर्यवंशी राठौड़ों की राजधानी है। इसी गढ़ को अपन मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। अब मयूर यानी मोर, मयूर ध्वजगढ़ क्यों, क्योंकि इसकी आकृति मोर के आकार के समान है, इसलिए मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। अपन बात करेंगे गढ़ बिजली, जिसको तारागढ़ अजमेर को गढ़ बिजली कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि से कहा जाता है। किसे, मेहरानगढ़ को। और रुडियार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा था कि इसका निर्माण देवताओं ने, परियों और फरिश्तों ने इसका निर्माण करवाया। इंसान तो नहीं करवा सकते इतने सुंदर किले का निर्माण, तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो देवताओं ने, परियों ने और फरिश्तों ने इसका निर्माण। यही रुडियार्ड किपलिंग जब बूंदी के अंदर तारागढ़ बूंदी को देखता है, सॉरी, तो तारागढ़ बूंदी के बारे में ये कहता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया होगा, जबकि मेहरानगढ़ के बारे में वो कहता है कि इसका निर्माण देवताओं ने, परियों ने और फरिश्तों ने इसका निर्माण करवाया होगा। और वाकई में करवाया भी है। इसकी नींव करणी माता ने रखी है। करणी माता को अपने आप में लोक देवी के रूप में पूजा जाता है ना। मेहरानगढ़ का निर्माण उसी ने करवाया जिसने जोधपुर शहर को बसाया। तो राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है 1459 ईस्वी के अंदर। कब, 1459 ईस्वी में। किसके द्वारा, जिसने जोधपुर बसाया, किसने, राव जोधा ने। और इस दुर्ग की नींव रखती है करणी माता, जो कि राठौड़ों की इष्ट देवी है। तो करणी माता मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखती है और इस दौरान एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। उस व्यक्ति का नाम है राजिया या राजाराम। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग को मिहिरानगढ़ भी बोलते हैं क्योंकि सूर्यवंशी राठौड़ों की राजधानी रही है। मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं क्योंकि मोर की आकृति के दौरान मोर की आकृति बने हुए है। गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। और रुडियार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा है कि इसका निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया होगा। इसका निर्माण 1459 ईस्वी के अंतर्गत राव जोधा करवाते हैं। नींव रखती है करणी माता और बलि दी जाती है राजाराम या राजिया। स्थापत्य शैली के अंदर देखें कि क्या क्या मेहरानगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ के 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, एक का नाम है जयपोल और एक का नाम है फतेहपोल। तो 2 प्रवेश द्वार है ना। जयपोल अपन ने आमेर में भी पढ़ा था, ठीक है। 2 इसके बाह्य प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ के। एक पोल का नाम है पोल दरवाजा, जिसका नाम है जयपोल, और दूसरे का नाम है फतेहपोल। अच्छा, यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है चामुंडा माता मंदिर। इसके अलावा भी मुरली मनोहर का भी मंदिर है, लेकिन प्रमुख मंदिर चामुंडा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण राव जोधा द्वारा ही 1459 में वो किला बनवाता है, 1460 में वो चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है, और जिसकी मूर्ति वह मंडोर से लेकर आया था। मंडोर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी, तो मंडोर से चामुंडा माता की मूर्ति को लेकर आया था। और इस मंदिर के अंदर एक ट्रेजेडी हो जाती है, एक दुखद घटना हो जाती है 2008 ईस्वी के अंदर। भगदड़ मच जाती है मंदिर में, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उस घटना को अपन जानते हैं मारवाड़ दुखंतिका के नाम से। और उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा आयोग, है ना। तो जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र यहाँ पर स्थित है। महाराजा मानसिंह हुए जोधपुर के, तो उनके नाम पर यहाँ पर महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से महल बने हुए हैं, तो मोती महल बना हुआ है जिसका निर्माण सुर सिंह के द्वारा करवाया गया था। मोती महल सुर सिंह के द्वारा। फूल महल अभय सिंह ने बनाया। और चोखेलाव महल जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर 2 छतरियां बनी हुई है, मामा भांजा की छतरी। मामा थे धन्ना और भांजा थे भीमा, तो उन दोनों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, मामा भांजा की छतरी या धन्ना भीमा की छतरी।
यहीं पर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बनी हुई है। किसकी? दो छतरियां हैं, एक धन्ना भीमा की छतरी या मामा भांजा की छतरी और दूसरी है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। दो यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। एक तालाब का नाम है रानीसर, जो कि जोधा की ही रानी जसमा दे ने इसका निर्माण करवाया था। तो रानीसर तालाब का निर्माण रानी ने करवाया। कौन? किसकी रानी? जोधा की। रानी का नाम क्या? जसमा दे। और दूसरा तालाब बनाया हुआ है यहाँ पर पदमसर तालाब। अच्छा, यहाँ पर एक श्रृंगार या श्रृंगार चौकी बनी हुई है। उस श्रृंगार चौकी के अंदर मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक किया जाता है। कौन सी चौकी? श्रृंगार चौकी। जयपुर वालों का राज तिलक कहाँ पर? कदमी पैलेस। मेवाड़ वालों का राज तिलक मोती मगरी के अंतर्गत है ना, मोती मगरी के अंदर। इनका राज तिलक कहाँ पे किया जा रहा है? श्रृंगार चौकी में राज तिलक किया जाता है। और यहीं पर भूरे खां की मजार स्थित है। भूरे खां की मजार यहाँ पर स्थित है। अपन ने पीर सदरुद्दीन पढ़े थे रणथंभौर के अंदर, मीठे शाह की दरगाह पड़ी थी गागरोन के अंदर में, है ना। वैसे ही भूरे खां की मजार कहाँ पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर में स्थित है। और यहाँ पर अलग अलग तोपें रखी गई। इन तोपों के नाम पूछे जाते हैं अक्सर कि निम्नलिखित में से कौन सी तोपें जोधपुर के अंदर में स्थित हैं, या नुरसत भवानी तोपें कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से प्रश्न है, तो तोपों के नाम पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा तोपों के नाम यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। नुरसत भवानी, गज्जक, गुब्बार, किलकिला, शंभुबाण और गजनी खान। कौन कौन सी? नुसरत, भवानी, गज्जक, गुब्बार, शंभुबाण, किलकिला और गजनी खान। वापस देखें, नुसरत, भवानी, गज्जक, गुब्बार, किलकिला, शंभुबाण और गजनी खान। तो ये यहाँ पर तोपी रखी है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि किलकिला क्या है? एक तोप है, क्या है उसके बारे में? तो एक तोप है किलकिला ना। तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, है ना। है वो 6 और ये नहीं है। उसके अलावा किला है मेहरानगढ़। चिड़ियाटू की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर करवाया गया, जिसकी नींव रखी थी करणी माता ने और बलि दी गई थी राजा राम या राजिया। इसी दुर्ग को मिहिरानगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि मिहिर वंशकुल यानी सूर्यवंशी राठौड़ों की राजधानी है। मेहरानगढ़ को ये अपन मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये मयूर आकृति के अंदर बना हुआ है। इसी दुर्ग को अपन गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। और इसी दुर्ग के बारे में रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया। अच्छा, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित ये किला है ना। अपन ने जैसलमेर दुर्ग की बात करी थी तब पढ़ा था कि उसका निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। स्थापत्य कला में देखें तो क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार का नाम है जयपोल और दूसरे प्रवेश द्वार का नाम है फतेहपोल। चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि 1460 में राव जोधा इसकी मूर्ति मंडोर से लेकर आए थे। 2008 में यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसका नाम है मारवाड़ दुखंतिका, और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। 2 यहाँ पर छतरियां बनी हुई है। एक छतरी का नाम है धन्ना भीमा की छतरी या मामा भांजा की छतरी, और दूसरी छतरी है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। 2 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं। रानीसर तालाब जो कि रानी ने बनवाया था राव जोधा की, ना, तो राव जोधा के द्वारा रानी के द्वारा बनाया गया तालाब रानीसर तालाब, और दूसरा है पदमसर तालाब। यहीं पर मोती महल बना हुआ है जो कि सुरसिंह ने बनाया था। यहीं पर फुल महल बना हुआ है जो कि अभय सिंह ने बनाया था। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध एक महल है चोखेलाव महल, जिसका निर्माण करवाया गया था राव मालदेव के द्वारा। यहीं पर भूरे खां की मजार स्थित है और तोपें रखी गई हैं यहाँ पर अलग अलग। कौन कौन सी? तो सब नुसरत, भवानी, गज्जक, गुब्बार, किलकिला, शंभुबाण और गजनी खान। तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक, नेक्स्ट बात करें जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला जो कि बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ये जूनागढ़ किला रायसिंह के शासनकाल में, महाराजा रायसिंह के शासनकाल में उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है कर्मचंद, उनकी देखरेख के अंदर बनाया जाता है। बनवाते तो रायसिंह ही थे, लेकिन रायसिंह उस समय पे बहावलपुर चले गए थे ना, तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो इसके देखरेख करने का काम किया था इस किले का, उनका नाम था कर्मचंद। तो दोनों नाम याद रखने अपने को। रायसिंह के शासनकाल में कर्मचंद के द्वारा की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया। अच्छा, 1589 ईस्वी से लगाकर 1594 ईस्वी तक, मतलब लगभग 5 साल का समय लगा इस किले को बनने में। 1589 से शुरू किया गया और 1594 के अंतर्गत इस किले का निर्माण समाप्त हो जाता है।
जूनागढ़ किले को जूनागढ़ किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूना मतलब पुराना, यहाँ पर एक पुराना किला पहले से था जो कि राव बीका ने बनवाया था। ये उसी का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाते हैं राय सिंह, है ना, और उनके मंत्री हैं जिनका नाम है करमचंद। इसीलिए इस किले को क्या कहा जाता है, जूनागढ़, क्योंकि राव बीका द्वारा निर्मित पुराने गढ़ के स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जानकारी मिलती है अपने को बीकानेर राठौड़ ख्यात जो बुक लिखी है जिनका नाम है दयालदास। तो दयालदास की बुक है जिसका नाम है बीकानेर राठौड़ ख्यात, उसके अंतर्गत ये उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ को जूनागढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण पहले तो राव बीका ने करवाया था और वो पुराना हो गया था, तो उसी के ऊपर नए किले का निर्माण करवाते हैं राय सिंह 1589 से लगाकर 1594। चूंकि राय सिंह है नहीं बीकानेर के अंदर में, तो मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण किया जाता है। जूनागढ़ को ही अपन कहते हैं जमीन का जेवर, जेवर आभूषण एक तरीके का। तो जूनागढ़ दुर्ग इतना सुंदर है कि मतलब इसे उपमा दी गई है जमीन के जेवर की, ठीक है। चूंकि ये किला राती घाटी के अंतर्गत स्थित, घाटी मतलब निचला स्थान है ना, तो राती घाटी के अंदर स्थित है, इसलिए इस किले को कहा जाता है राती घाटी किला। इसके चारों तरफ खाई है, इसलिए ये दुर्ग भी कौन सा हो गया, पारीक दुर्ग, जिसके चारों तरफ खाई होती है। पारीक दुर्ग दो ही थे, एक था लोहागढ़ जो कि भरतपुर में है और एक जूनागढ़ जो कि बीकानेर के अंदर में है, ठीक है। तो ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में राती घाटी किला, क्योंकि इसके चारों तरफ जो घाटी के अंदर, जिस घाटी के अंदर में स्थित है ये राती घाटी कहते हैं। लालगढ़ इसे कहा जाता है क्योंकि लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। जोधपुर वाला भी लाल पत्थरों से निर्मित था, जूनागढ़ बीकानेर भी लाल पत्थरों से निर्मित है। तो क्या क्या देखा अपन ने, निर्माण इसका करवाते हैं राय सिंह 1579 से लेकर 1594 के बीच में। अब चूंकि वो है नहीं बीकानेर में, इसलिए मंत्री करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण किया जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित है इसलिए लालगढ़ बोल देते हैं। राती घाटी के अंदर स्थित है, राती घाटी किला इतना सुंदर बना हुआ है कि इसको उपमा दी गई है जमीन का जेवर। और इसको जूनागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले से बीका द्वारा यहाँ पर एक किला बनाया हुआ गया था, वो पुराना हो गया था, जुना हो गया था, तो उसके ऊपर एक नया किला बनाया, इसलिए इस किले का नाम जूनागढ़ पड़ा। और बीकानेर राठौड़ ख्यात जो कि लिखी है दयालदास में, उस बुक के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। स्थापत्य कला की बात करें कि जूनागढ़ बीकानेर के अंतर्गत में क्या क्या है, 37 बुर्जें बनी हुई है। बुर्जें क्या होती है, अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी। 37 बुर्जें यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें से दो प्रमुख बुर्जें हैं जिसका नाम है चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। कौन कौन सी दो प्रमुख बुर्ज हैं, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। तो सीधे प्रश्न आता है कि चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज कहाँ पर स्थित है, तो जूनागढ़ बीकानेर में। सबसे ज्यादा 99 बुर्जें तो थी जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर कितनी बुर्जें हैं, 37 बुर्जें हैं। 2 इसके बाह्य प्रवेश द्वार है और 5 इसके आंतरिक प्रवेश। 2 तो सबसे बाहर में इसके प्रवेश द्वार है जिनका नाम है कर्णपोल और चांदपोल। जोधपुर के अंदर में जो बाह्य प्रवेश द्वार थे उनके नाम थे जयपोल और फतेहपोल। यहाँ पर कौन कौन से, कर्णपोल और चांदपोल। और जो 5 आंतरिक प्रवेश द्वार है उसके अंदर इसमें से एक द्वार है जिसका नाम है सूरजपोल, है ना। पूर्व दिशा के अंदर होता है सूरजपोल क्योंकि पूर्व में सूरज उगता है। वहां पर एक तो राय सिंह प्रशस्ति रखी हुई है और जयमल फत्ता जो कि चित्तौड़ के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था साके के अंदर में, तो उन जयमल फत्ता की गजारूढ़, गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी पर सवार है ये, उस तरह की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई। कहाँ पर, जूनागढ़ बीकानेर में। किसकी मूर्तियां हैं, जयमल फत्ता की, जो कि कहाँ के हैं, चित्तौड़ के हुआ करते हैं ना। तो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई है और राय सिंह प्रशस्ति यहाँ पर स्थित है। कौन से द्वार पर, सूरजपोल पर, ठीक। यहाँ पर अनूप महल, चूंकि राजा हुए अनूप सिंह तो उनके अनूप महल बनवाया, गंगा सिंह हुए तो उन्होंने गंगा निवास महल बनाया। यहाँ पर अनूप महल के अंदर ही एक मंदिर है जिसका नाम है हर मंदिर। अनूप महल के अंदर ही एक मंदिर है जिसका नाम है हर मंदिर। वहां पर बीकानेर के जो भी राजा बनते हैं उनका राज तिलक किया जाता है, ठीक है। तो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ पर, हर मंदिर, जो कि स्थित है अनूप महल में। जोधपुर वालों का राज तिलक कहाँ पर, श्रृंगार चौकी के अंदर में, ठीक है। और ये चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर में जूनागढ़ चतुर्भुजाकार, जिसकी 4 भुजाएं होती है, तो चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर में निर्मित है और इसके अंदर में लिफ्ट भी लगाई गई है भैया। तो ये तो वर्तमान सापेक्ष में हो गया कि इस किले के अंदर में लिफ्ट भी लगाई गई है। तो ये बात थी जूनागढ़ बीकानेर के बारे में। क्या क्या है जूनागढ़ बीकानेर, तो जूनागढ़ बीकानेर जिसका निर्माण राय सिंह के काल में उनके मंत्री जिनका नाम है करमचंद, उसकी देखरेख में किया गया। क्योंकि राय सिंह उस समय पे गए हुए थे पाकिस्तान, बहावलपुर, उस समय तो पाकिस्तान खैर नहीं हुआ करता था, तो पाकिस्तान गए हुए थे बहावलपुर, और चूंकि वो बहरनपुर है तो उस वजह से इनका देखरेख का निर्माण कार्य किसने करवाया, करमचंद ने करवाया। लाल पत्थरों से निर्मित किया इसलिए लालगढ़ बोल दिया। राती घाटी में स्थित है इसलिए राती घाटी किला।
इतना सुंदर बना हुआ है कि इसे उपमा दी जाती है जमीन का जेवर। और इसको जूनागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराना यहाँ पे पहले से किला था, जूना किला था, जिसका नाम तो खैर कुछ नहीं, लेकिन उस किले के ऊपर निर्माण किया गया। वो बीकानेर किला बनवाया था, उसके ऊपर वापस किला बनवाया, तो इसका नाम भी जूनागढ़ रखा गया। पालीक दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके चारों तरफ खाई है। राजस्थान के 2 ही दुर्ग हैं जो कि पालीक श्रेणी के अंदर में आते हैं, जिसमें पहले दुर्ग का नाम है लोहागढ़ और दूसरे दुर्ग का नाम है जूनागढ़। अगर बात करें बीकानेर किले की स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला में यहाँ पर 37 बुर्जें स्थित हैं। उन 37 बुर्जों के अंदर में 2 बुर्जें जो काफी प्रसिद्ध हैं, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज, ठीक है, वो दोनों यहाँ पर रखी हुई है। 2 इसके बाह्य प्रवेश द्वार है और 5 इसके आंतरिक प्रवेश द्वार है। जो 2 बाह्य प्रवेश द्वार है उनका नाम है कर्णपोल और चांदपोल, और जो आंतरिक प्रवेश द्वार है उसमें से एक द्वार है जिसका नाम है सूरजपोल। उस सूरजपोल पर रायसिंह, महाराजा रायसिंह की प्रशस्ति बनी हुई है, उनकी प्रशंसा के अंदर लिखे गए शिलालेख। और दूसरी चीज की, जो चित्तौड़ के साके के अंदर में जयमल और फत्ता थे, उनकी गजारूढ़ मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई। गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार, ठीक है। अनूप महल यहाँ पर स्थित है, अनूप सिंह ने बनवाया, और अनूप महल के अंदर एक मंदिर स्थित है, हर मंदिर। वहां पर जैसा बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था, गंगा सिंह ने गंगा दिवस महल बनाया, और ये चतुर्भुजाकार आकृति के अंतर्गत में निर्मित किला है। तो जूनागढ़ की आकृति कैसी? चतुर्भुजाकार। जोधपुर की आकृति कैसी? मयूराकार। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी? मछली के आकार की। जैसलमेर की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार, ठीक है। और वर्तमान में इसके अंदर लिफ्ट भी लगाई गई। तो ये था जूनागढ़ बीकानेर। नेक्स्ट किला है भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर दुर्ग है, जिसका निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। भूपत सिंह भाटी ने एक दुर्ग बसाया जिसका नाम रखा गया भटनेर। भाटियों का शासन था, तो भाटी से ही बना भटनेर, ठीक है। तो भूपत सिंह भाटी ने उसका निर्माण करवाया। भटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है उत्तर बंड किवाड़ और उत्तरी सीमा प्रहरी। उत्तरी सीमा प्रहरी और उत्तर बंड किवाड़, क्योंकि राजस्थान के मैप के अगर देखें तो सबसे उत्तर के अंदर ही स्थित है ये, यहां पर पड़ता है हनुमानगढ़, है ना, सबसे उत्तर के अंदर स्थित है, इसलिए इसको कहा गया उत्तरी सीमा प्रहरी और उत्तरी बंड किवाड़। तो ये दोनों उसके उपनाम हैं। अच्छा, भटनेर को हनुमानगढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि एक राजा हुए बीकानेर के जिनका नाम है सूरत सिंह। उन सूरत सिंह बीकानेर ने 1805 ईस्वी के अंदर मंगलवार के दिन में, और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो मंगलवार के दिन इस किले को अधिकार में ले लिया था, इसलिए भटनेर का नाम बाद में क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। किसके द्वारा? सूरत सिंह के द्वारा, जो कि कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। वो जीत लेते हैं भटनेर को 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन में, और नाम रखते हैं हनुमानगढ़। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए वो कौन सा है? भटनेर हनुमानगढ़। चूंकि देखा जाए तो ये यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली से मुल्तान के रास्ते के अंदर ये भटनेर हनुमानगढ़ पड़ता था, ठीक है। तो जितने भी विदेशी आक्रमण था भारत के अंतर्गत में आए, सब वो इधर से ही आए। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी किले पर हुए हैं तो वो भटनेर हनुमानगढ़ है। और वह किला जिस पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ वो जयगढ़ है, जयपुर का जयगढ़, जिस पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं होता है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं उत्तरी सीमा प्रहरी, उत्तरी बंड किवाड़, हनुमानगढ़, भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर जो स्थित है, जिसका निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। साका होता है इधर 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण करते हैं तैमूर, जो कि मुस्लिम आक्रांतक था, उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है और केलन भाटी के नेतृत्व में साका किया जाता है, केसरिया किया जाता है केलन भाटी के नेतृत्व में। ये वह किला था भटनेर हनुमानगढ़ जहां पे हिंदू महिलाएं तो जौहर करती ही हैं, लेकिन साथ में मुस्लिम महिलाएं भी जौहर करती हैं। तो वह किला जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दोनों एक साथ जौहर करती हैं, तो वो कौन सा किला है? भटनेर हनुमानगढ़, ठीक है। किसका आक्रमण? तैमूर का। कब? 1398 ईस्वी के अंदर। केसरिया कौन करते हैं? केलन सिंह भाटी। और तब तैमूर लिखते हैं अपनी आत्मकथा, जिसके अंदर जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। ये तैमूर की आत्मकथा थी, उसके अंदर बताते हैं ये कि भटनेर भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है नहीं, फिर भी तैमूर बोलते हैं अपनी बुक में, उनको लगा होगा कि भाई ये सबसे ज्यादा सुरक्षित किला अगर कोई है भारत के अंतर्गत में तो वो कौन सा है? भटनेर, है ना। तो भटनेर किले के बारे में वो कहते हैं कि वो यहाँ सर्वाधिक सुरक्षित किला है, ठीक है। स्थापत्य कला के अंदर देखिए कि भटनेर के अंदर में क्या क्या बना हुआ है। तो इसका जो परकोटा है वो कच्चा है, कच्ची ईंटों से निर्मित इसका परकोटा है। 52 बुर्जें रखी गई है, 99 बुर्जें थी जैसलमेर में,
37 बुर्जे थी बीकानेर में। भटनेर में कितनी बुर्जे हैं? 52 बुर्जे, 52 वॉच टावर्स बने हुए हैं। और दलपत सिंह जो कि बीकानेर के राजा है, वो अपनी 6 रानियों के लिए इस किले के प्रवेश द्वार पर स्मारक बनवाते हैं। तो दलपत सिंह द्वारा अपनी 6 रानियों के लिए 6 स्मारक कहां पर बनवाए गए? भटनेर हनुमानगढ़ के अंतर्गत में। शेर खां की यहाँ पर कब्र बनी हुई है। भटनेर हनुमानगढ़ में शेर खां की कब्र बनी हुई है। और भद्रकाली माता मंदिर, कालिका माता का यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्थापत्य कला। तो भटनेर हनुमानगढ़ की बात करें, भटनेर का निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। भाटी वंश का शासन हुआ करता था उस टाइम पे। भटनेर हनुमानगढ़ को ही कहा जाता है उत्तरी भंड किवाड़ या उत्तरी सीमा प्रहरी। क्योंकि ये सबसे उत्तर के अंदर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी सीमा प्रहरी बोल दिया। और हनुमानगढ़ नाम कैसे आया? कि सूरत सिंह बीकानेर ने भटनेर पर अधिकार कर लिया था 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन। तो हनुमान जी के नाम पर इस किले का नाम हनुमानगढ़ रखवाया गया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी किले पर हुए हैं तो वो भटनेर हनुमानगढ़ पर हुए हैं। और एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है वो जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखें कि तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी के अंदर। कैलन भाटी केसरिया करते हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी जौहर करती हैं। और तैमूर अपनी आत्मकथा तुझु के तैमूरी के अंदर में लिखते हैं कि भटनेर भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला। स्थापत्य कला के अंदर देखें, कच्ची ईंटों का बना हुआ यहाँ पर परकोटा है। 52 बुर्जे यहाँ पर रखी गई है। दलपत सिंह जो कि बीकानेर के राजा हैं, वो अपनी 6 रानियों के लिए इनके प्रवेश द्वारों पर 6 की स्मारकों का निर्माण करवाते हैं। शेर खां की कब्र यहाँ पर बनी हुई है। भूरे खां की मजार इससे पहले पढ़ चुके हैं, फिर सदरुद्दीन की दरगाह पढ़ चुके हैं, मीठे शाह की दरगाह पढ़ चुके हैं ना। ये शेर खां की कब्र जो कि कहां पर है? भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर में। और भद्रकाली माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ। तो ये था भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़। तारागढ़ दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तारागढ़ अजमेर एक बना हुआ है, तारागढ़ बूंदी में है ना। तारागढ़ अजमेर की स्थापना, जिसने अजमेर की स्थापना की उसने ही तारागढ़ दुर्ग को बनवाया। इसका रियल में नाम हुआ करता था अजय मेरू, है ना। तारागढ़ का नाम अजय मेरू हुआ करता था क्योंकि अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। अजय राज ने अजमेर बसाया था। तो अजमेर शहर के संस्थापक अजय मेरू या अजय राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया अजय मेरू दुर्ग के रूप में। लेकिन उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी है, उनका नाम था तारा। तो उस तारा के नाम पर इसका नाम रखा गया तारागढ़ दुर्ग, है ना। निर्माण करवाते हैं जिन्होंने अजमेर की स्थापना की अजय राज। वो अजय मेरू दुर्ग के रूप में इसकी स्थापना करवाते हैं। लेकिन उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग को क्या कहा गया? तारागढ़। इसी दुर्ग को अपन गढ़ बिठली भी कहते हैं। गढ़ बिठली इसीलिए क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है बिठली। तो चूंकि बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए तारागढ़ अजमेर को अपन ने क्या बोल दिया? गढ़ बिठली। इसे बिशप हेबर ने कहा, बिशप हेबर जो कि एक ट्रैवलर थे, उन्होंने इसको कहा है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है इसे, है ना। तो बिशप हेबर द्वारा किसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया? तारागढ़ अजमेर को। बिशप हेबर द्वारा किसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया? तो तारागढ़ अजमेर को। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शाहजहां के पुत्र जिनका नाम है दारा शिकोह, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था या फिर उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी। ये 2 बातें सुनने को मिलती है ना। तो अच्छी बात है कि अपन इसको शरण ही लिख दें, जन्म वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना। तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। और जो जोधपुर का राजा है मालदेव, उसकी रूठी रानी है जिसका नाम है उमादेव। तो उस उमादेव रूठकर जहां पर रही थी वो तारागढ़ अजमेर ही था, ठीक है। तो क्या क्या बात हो गई? तारागढ़ अजमेर का निर्माण करवाया है अजमेर के संस्थापक अजय राज ने। अजय मेरू दुर्ग के रूप में करवाया था, लेकिन तारागढ़ इसका नाम पड़ा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर। गढ़ बिठली भी इसे कहा जाता है क्योंकि बिठली पहाड़ी पर स्थित है। और बिशप हेबर ने इसे कहा है राजस्थान का जिब्राल्टर। शाहजहां से विद्रोह कर दारा शिकोह यहाँ पर रुका था और मालदेव की रूठी रानी उमा देवी यहाँ पे रुट कर यहाँ पर रुकी थी। स्थापत्य कला की बात करें कि तारागढ़ अजमेर में क्या क्या बना हुआ है, तो 14 बुर्जे यहाँ पर स्थित है। 99 बुर्जे जैसलमेर में थी, 37 बुर्जे बीकानेर में थी, 52 बुर्जे भटनेर में थी। यहाँ पर कितनी बुर्जे हैं? 14 बुर्जे हैं। कौन कौन सी? तो घूंघट, घुगड़ी फुटी, बांद्रा इमली। इसको इस तरीके से याद रखना क्योंकि सीधा पूछा जाता है कि घूंघट, घुंगड़ी फुटी, बांद्रा आदि बुर्जे कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर के अंदर में। तो घूंघट, घुंगड़ी फुटी, बांद्रा इमली कौन कौन सी?
घूंघट घुंगड़ी फूटी बांद्रा इमली, घूंघट घुंगड़ी फूटी बांद्रा इमली। ये 14 भुजे कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर के अंदर में। दो झालरे बने हुए हैं यहाँ पर। झालरा क्या होता है कि सब जलाशय होता है, एक तरीके से पानी का कुंड होता है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां भी हैं, लेकिन ये पेयजल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, धार्मिक स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो झालरा कहलाता है ना। ज्योग्राफी के अंदर जब जल संरक्षण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वापस इसको पढ़ेंगे। झालरा बने हुए हैं दो, एक नाना साहब का झालरा है और एक इब्राहिम खां का झालरा बना हुआ। कौन कौन से झालरे? नाना साहब का झालरा है और इब्राहिम खां का झालरा यहाँ पर बना हुआ है। दो मज़ारें हैं, एक घोड़े की मज़ार है और एक हिजड़े की मज़ार है। ठीक है, हिजड़ा किन्नर है ना, तो एक घोड़े की मज़ार है और हिजड़े की मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। कहाँ पर? तारागढ़ अजमेर में। और यहाँ पर दरगाह है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर के अंदर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? या मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोल के अंतर्गत में। ठीक है, यहाँ पर किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और आरोग्य सदन या सैनिटोरियम इसको बोलते हैं, आरोग्य सदन का इंग्लिश में सैनिटोरियम बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया गया था यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सैनिटोरियम का निर्माण कहाँ पर करवाते हैं? तारागढ़ अजमेर में। इतनी बात थी तारागढ़ अजमेर के बारे में। तारागढ़ अजमेर को वापस देखें। तारागढ़ अजमेर का निर्माण अजमेर के संस्थापक अजय राज ने करवाया था, अजय मेरू दुर्ग के रूप में, लेकिन इसको तारागढ़ नाम दे दिया गया उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर। चूंकि तारागढ़ जो अजमेर के अंदर स्थित है वह बिठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गढ़ बिठली भी कहा जाता है। और बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। शाहजहां का पुत्र दाराशिको यहाँ पर आकर रुका था, और जो जोधपुर के राजा है मालदेव, उनकी पत्नी थी उमादेव, उनसे रुठ गई थी, तो रुठ के वो तारागढ़ अजमेर के अंदर ही रही थी। तारागढ़ अजमेर के अंदर 14 भुजें बनी हुई है। कौन कौन सी? घूंघट घुंगड़ी फूटी बांद्रा इमली, घूंघट घुंगड़ी फूटी बांद्रा और इमली। अच्छा, यहाँ पर दो झालरे बने हुए हैं, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा। दो यहाँ पर मज़ार बनी हुई है, घोड़े की मज़ार और हिजड़े की मज़ार। और आरोग्य सदन का या सैनिटोरियम का यहाँ पर निर्माण करवाया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और एक दरगाह यहाँ पर स्थित है मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, तो ये था तारागढ़ अजमेर। अब बात करते हैं तारागढ़ बूंदी की। तारागढ़ बूंदी जिसका निर्माण बरसिंह बूंदी के द्वारा करवाया गया था। बूंदी के राजा हैं जिनका नाम है बरसिंह, उनके द्वारा तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तारे के समान ही दिखता है। ये किला चूंकि तारे के समान दिखता है इसलिए तारागढ़ बूंदी नाम रखा। तारागढ़ अजमेर का नाम तारागढ़ क्यों? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर, जबकि ये तारे के समान ही दिखाई देता है इस वजह से। रुडयार्ड किपलिंग इसके बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया होगा, है ना, भूत प्रेतों ने इसका निर्माण। कर्नल टॉड इसके बारे में कहते हैं कि राजस्थान में सबसे सुंदर अगर किसी किले के अंदर में महल है तो वो तारागढ़ बूंदी के अंदर में। ठीक है, इस किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है, ऐसा कौन कहते हैं? कर्नल टॉड। राणा लाखा के काल में राणा लाखा इस पर आक्रमण कर देते हैं, तो नकली दुर्ग बनाकर उस पर आक्रमण करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि राणा लाखा के पिता थे राणा क्षेत्र सिंह। उस क्षेत्र सिंह ने कसम खाई थी कि मैं तारागढ़ बूंदी को जीतूंगा, लेकिन वो तारागढ़ बूंदी को जीत नहीं पाता है। तो उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसका बेटा कुंभा, जो कि बहुत बड़ा राजा था ना, 32 किलो का उसने निर्माण करवाया था, वो राणा लाखा, क्षेत्र सिंह ने शपथ ली थी, क्षेत्र सिंह के बेटे राणा लाखा। तो राणा लाखा कसम खाते हैं कि मैं बूंदी के हड़ाओं को हराऊंगा और इस किले पर अधिकार कर लूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनको सुझाव दिया जाता है कि साहब एक नकली किला बनाओ ताकि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उसको जीत लो। लेकिन उस नकली किले को भी जीतने नहीं दिया था एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम है कुंभा हाड़ा, है ना। तो उस कुंभा हाड़ा ने राणा लाखा को नकली किला भी नहीं जीतने दिया था, है ना, और अपने प्राणों की क्या दे दी थी? आहुति। तो राणा लाखा से नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभा हाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, प्राणों की आहुति दे दी थी। किसके सामने? राणा लाखा के समय में। क्षेत्र सिंह ने प्रतिज्ञा ली थी कि साहब मैं इसको जीतूंगा, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। तो राणा लाखा उसको जीतने का प्रयास करता है।
वो भी नहीं जीत रहा था और उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हो रही थी, तो कुछ सरदार उसको सुझाव देते हैं कि साहब एक मिट्टी का नकली ऐसा किला बनाओ जो कि तारागढ़ बूंदी जैसा दिखता हो और उसको जीत लो ताकि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। लेकिन उस नकली दुर्ग, उस मिट्टी के बने किले की भी रक्षा करने के लिए कुंभाराडा अपना बलिदान दे देते हैं और शहीद हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बना हुआ है तारागढ़ बूंदी के अंदर में? तो रंग महल बना हुआ है। वो रंग महल बनाया था शत्रुसाल ने। बूंदी के एक राजा थे शत्रुसाल, उन्होंने यहाँ पर रंग महल बनाया था। वो रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहते हैं। तो रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको बनवाया था शत्रुसाल ने। एक महल बना हुआ है यहाँ पे छत्र महल, एक बना हुआ है सुख महल और एक बना हुआ है अनिरुद्ध महल। राजा अनिरुद्ध ने यहाँ पर अनिरुद्ध महल बनवाया था और सुख महल और छत्र महल यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर उम्मेद सिंह एक चित्रशाला का निर्माण करवाते हैं। उम्मेद सिंह बूंदी के राजा यहाँ पर एक चित्रशाला का निर्माण करवाते हैं और उस चित्रशाला को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। सबसे बेस्ट अगर कोई भित्ति चित्र है तो वो कहाँ पर है? चित्रशाला के अंदर, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? उम्मेद सिंह के द्वारा। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है जो कि जैसीबाई की बनी हुई है। ये वापस छतरियों के अंदर कवर करेंगे। जैसीबाई की छतरी है जो कि 84, राजस्थान में सर्वाधिक खंभों की अगर कोई छतरी है तो वो 84 खंभों की छतरी है ना, जैसीबाई की छतरी है। ये अनिरुद्ध की दाइमा थी, जो राजा आगे अनिरुद्ध राजा आएगा, उस अनिरुद्ध की ये दाइमा थी। और इसके बेटे, ये जैसीबाई के बेटे हैं देवा, वो देवा अनिरुद्ध के काल में इस छतरी का निर्माण करवाते हैं। NH 52 पर ये स्थित है ना। गर्भकुंजन तोप यहाँ पर बनी हुई। इसका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गर्भकुंजन तोप कहाँ पर स्थित है? तो गर्भकुंजन तोप बूंदी के अंदर। यूं याद कर सकते हैं कि साहब तोप इतनी गुंजी की सारी बूंदी उड़ गई, है ना। तो गर्भकुंजन तोप कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। रानी जी की बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है जो कि अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा बनवाया गया था। अपन देखते हैं कि बूंदी के अंदर में रानी बावड़ी, अनारकली बावड़ी, ये सारी बावड़ियां स्थित है। तो उसमें से रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। और जिलों के अंदर अपन ने बात करी थी कि नवलखा झील या नवल सागर कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी के अंदर झील है, स्थित है। तो ये था तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ अजमेर को तारागढ़ इसलिए क्योंकि वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के नाम पर, वो पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर, जबकि ये तारे के समान दिखाई देता है। उसका निर्माण अजमेर के संस्थापक अजय राज ने करवाया था, जबकि इसका निर्माण बरसिंह बूंदी के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अच्छा, उसको गढ़ बिठली भी कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो भाई इस दुर्ग को रुडियार्ड किपलिंग ने तो कहा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया होगा, और कर्नल टोड बोलते हैं कि इस किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बने हुए हैं। राणा लाखा इस नकली दुर्ग बनाकर इस किले को जीतने का प्रयास करते हैं, तो कुंभाहाड़ा शहीद हो जाते हैं और जीतने नहीं देते हैं, जीत लेते हैं। हालांकि स्थापत्य कला के अंतर्गत में क्या क्या बना हुआ है? तो स्थापत्य कला के अंदर देखें तो रंग महल यहाँ पर बना हुआ है जो कि शत्रुसाल ने बनवाया था, भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। छत्र महल बना हुआ है, सुख महल यहाँ पर बना हुआ है और अनिरुद्ध महल यहाँ पर बना हुआ है। चित्रशाला जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था और इसे कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। 84 खंभों की छतरी है जो कि जैसीबाई की छतरी है, देवा ने बनवाई थी, देवा उनका बेटा था अनिरुद्ध के काल में। बूंदी के अंदर स्थित है 84 खंभों की छतरी। गर्भ कुंजन तोप बनी हुई है, तो इतनी गुंजी की बूंदी सारी उड़ गई, तो गर्भ कुंजन तोप तारागढ़ बूंदी के अंदर में। रानी जी की बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है जो कि अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। और अजमेर बूंदी के अंदर अपन जानते हैं कि नवलखा झील या नवल सागर झील स्थित है। ठीक है, तो ये था तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है ना। लोहा अपने आप में मजबूती का प्रतीक है, तो चूंकि इस किले को जीतना उतना आसान नहीं था इसलिए इसका नाम ही लोहागढ़ रखा गया। अपन ने बात करी थी कि राजस्थान के अंदर में दो पालिक दुर्ग थे, एक जूनागढ़ जो कि बीकानेर में है, एक लोहागढ़ जो कि भरतपुर के अंदर में है ना। तो ये पालिक दुर्ग की श्रेणी में इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है जिसमें सुजान गंगा लिंक नहर के माध्यम से पानी आता है। वो सुजान गंगा पानी कहां से लाती है? मोती झील से। मोती झील में पानी कहां से आता है? वराह नदी से, जो कि उदयनाथ की पहाड़ियों से आ रही थी ना। ये सब जिले वाले चैप्टर में अपन ने क्लियर करा था। तो इसका लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं सूरजमल जाट। लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, उस लोहागढ़ का निर्माण करवाते हैं सूरजमल जाट। ठीक है, इसी किले को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार।
राजस्थान का सिंह द्वार इसे कहा जाता है और सबसे पूर्व के अंदर में स्थित है, तो इसलिए पूर्वी सीमांत प्रहरी, पूर्वी सीमा का जहां पे अंत हो रहा है वहां का प्रहरी है ना, तो पूर्वी सीमांत प्रहरी इसे कहा जाता है। उत्तरी सीमांत प्रहरी कौन था? लोहा अपने बटनेर था। ये कौन है? लोहागढ़, ठीक है। और ये अपनी अजयता के कारण इसको कोई जीत नहीं सकता, उसकी वजह से, हालांकि सबसे एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ वो जयगढ़ है ना, लेकिन इसको जीतना बहुत मुश्किल था, उस वजह से इसको लोहागढ़ नाम दिया गया। कब नाम दिया गया? तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर भरतपुर के राजा हैं रणजीत सिंह, वो रणजीत सिंह साथ देते हैं मराठों का, है ना। मराठों के एक सेनापति जिनका नाम है जसवंत राव होलकर, उनको ये भरतपुर के अंदर लोहागढ़ में शरण देते हैं। अब चूंकि अंग्रेजों का मराठों से युद्ध चल रहा है और मराठों की सहायता कर दी रणजीत सिंह ने, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का इनके ऊपर आक्रमण होगा। लॉर्ड लेग यहाँ पर 5 बार आक्रमण करते हैं लोहागढ़ पर, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते, है ना, इसलिए तो नाम पड़ा लोहागढ़, लोहा लेना मुश्किल है इसलिए। तो लॉर्ड लेग यहाँ पर 5 बार आक्रमण करते हैं लॉर्ड लेग, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। क्यों का आक्रमण किया था? क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी ना, और 5 बार आक्रमण असफल रहा, तो इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। ये किला बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है ना, 2 बुर्ज है यहाँ पर, एक फतेह बुर्ज है, एक जवाहर बुर्ज है। तो फतेह बुर्ज का निर्माण तो कब? जब अंग्रेजों ने असफल आक्रमण किया था। कौन था नेतृत्व करता? लॉर्ड लेग। क्यों किया था? क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के दौरान जसवंत राव होलकर को शरण दी थी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने। जवाहर सिंह जो कि जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाते हैं, वो इसीलिए जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाते हैं क्योंकि ये दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा, जो कि चित्तौड़ से अष्टधातु के दरवाजा वहां पे लगवाया गया था लाल किले में, तो वहां से उखाड़ कर यहाँ पे ले आते हैं और भरतपुर के अंदर लगवा देते हैं, ठीक है। और इस जीत की याद में वो जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाते हैं। तो 2 बुर्जें भरतपुर के अंदर स्थित है लोहागढ़ में। एक बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज, एक बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज तो अंग्रेजों के असफल आक्रमण की वजह से कौन बनाते हैं उसको? तो उसको बनाते हैं रणजीत सिंह, और अपने क्या बोलते हैं, जवाहर बुर्ज का निर्माण कौन करवाते हैं? तो जवाहर सिंह। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से क्या लेकर आए? अष्टधातु का दरवाजा, जो कि मूलतः चित्तौड़ का था। चित्तौड़ से मुगल साम्राज्य, मुगल जो जितने भी राजा हैं वो सब उसको वहां पे लेके चल के लाल किले में दिल्ली, तो वहां से लेकर आ गए थे इसको, ठीक है। और कालांतर में आगे जितने भी राजा हुए उनका राज तिलक भी जवाहर बुर्ज के अंदर किया जाने लगा, ठीक है। तो जवाहर बुर्ज में ही राज तिलक होता है लोहागढ़ के राजाओं का, भरतपुर के राजाओं का, ठीक। स्थापत्य कला की बात करें तो वही फतेह बुर्ज स्थित है, जवाहर बुर्ज स्थित है, अष्टधातु का दरवाजा अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है, किशोरी महल बना हुआ है। एक किशोरी महल जो नई लड़की होती है 14 से 18 साल की, उसको किशोरी कहा जाता है। और दादी महल यहाँ पर, मतलब एक जवानी का प्रतीक है, एक बुढ़ापे का प्रतीक है, ठीक है। तो किशोरी महल और दादी महल यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा वजीर की कोठी यहाँ पर बनी हुई है। किसकी कोठी? वजीर। तो स्थापत्य कला में कुछ खास नहीं, फतेह बुर्ज याद होनी चाहिए, जवाहर बुर्ज पता होना चाहिए, अष्टधातु दरवाजा, दादी महल, किशोरी महल और वजीर की कोठी। बाकी निर्माण किसने करवाया लोहागढ़ का? सूरजमल जाट के द्वारा निर्माण करवाया गया। पूर्वी सीमांत प्रहरी इसे कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार इसे कहा जाता है, और लोहागढ़ इसे क्यों? क्योंकि अजयता के कारण चारों तरफ खाई है, पालिक दुर्ग का उदाहरण है, सुजान गंगा से इसके अंदर पानी की सप्लाई की जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान रणजीत सिंह जसवंत राव होलकर को शरण देते हैं, जो कि मराठा सेनापति था। तो लॉर्ड लेग इस पर 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। उस जीत की याद में इन्होंने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया, और जवाहर सिंह दिल्ली से लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा लेकर आए थे, जो मूलतः चित्तौड़ का था, और उसको अपने महल के अंदर, अपने किले के अंतर्गत में लगवाया था। उस जीत के याद में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जिस पर कालांतर में भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होने लगा, ठीक। और स्थापत्य कला के अंदर वही, एक तो फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, अष्टधातु का दरवाजा, किशोरी महल, दादी महल और वजीर की कोठी। तो ये कुछ मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण दुर्ग थे। अब बहुत कम दुर्ग बचे हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? सोनगिरी की पहाड़ी, इसीलिए इसको कहा जाता है सोनगढ़। वो जैसलमेर के अंदर था, वो सोनारगढ़ था,
यहाँ पर सोनगढ़ है और सुवर्णगिरी है। जो प्राचीन शिलालेख है उसके अंतर्गत जालोर को जाबालीपुर कहा गया है और इस किले को सुवर्णगिरी कहा गया है ना। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को जाबालीपुर और किले को सुवर्णगिरी कहा गया है। तो सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको सोनगढ़ और प्राचीन शिलालेखों के अंदर इसको सुवर्णगिरी कहा गया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी का इसके ऊपर आक्रमण होता है तब इस जालोर दुर्ग का नाम बदलकर वो जलालाबाद रख देता है ना। तो जलालाबाद नाम दिया था इसको अलाउद्दीन खिलजी में। जालोर के अंदर सुकड़ी नदी है तो सुकड़ी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ बोलते हैं कि परमाणु ने इसका निर्माण करवाया और कुछ बोलते हैं कि प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने। ये थोड़ी सही जानकारी लगती है तो अपन ने वही लिखी है कि प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि सोनखेड़ी की पहाड़ी पर स्थित है ना। और कीर्तिपाल चौहान के वंशज हैं इसलिए इनको सोनगरा चौहान के नाम से पुकारा गया। हसन निजामी इस जालोर दुर्ग के बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसका कोई दरवाजा नहीं खोल सका, कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सका। ऐसा कौन कहते हैं जालोर दुर्ग के बारे में? हसन निजामी कहते हैं कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। और फिर बात करें कि साका होता है यहाँ पर 1311 ईस्वी के अंदर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी हर जगह पे साका करवाता घूमना। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। कान्हड़देव और उसके बेटे विरमदेव यहाँ पर केसरिया करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं। बेसिकली बीका दहिया करके एक व्यक्ति था, उसके विश्वासघात के कारण कान्हड़देव और विरमदेव मारे जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण कर लेता है, अधिकार कर लेता है और जालोर का नाम बदल के रख देता है जलालाबाद और एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जिस मस्जिद का नाम है अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। ठीक है, 1311 ईस्वी के अंदर आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। बीका दहिया के विश्वासघात के कारण कान्हड़देव और उसके बेटे विरमदेव की वीरगति प्राप्त होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम बदलकर जलालाबाद रख देता है और एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जिसका नाम है अलाई मस्जिद। ये बीका दहिया जो कि विश्वासघात करवाया, उसी की पत्नी उसको मार देती है कि तूने विश्वासघात कर रहे हो करके। उस पत्नी का नाम था हीरा देवी ना। हीरा देवी उसको मार देती है कि साहब तूने विश्वासघात किया है करके, है ना। क्या क्या बना हुआ जालोर दुर्ग के अंदर? तो एक तो बात तो ये कि अलाई मस्जिद बनी हुई है जो कि किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई मस्जिद को ही कहते हैं तोपखाना मस्जिद। तो अलाई खां मस्जिद या तोपखाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जालोर के अंदर में। मलिक साहब की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, मलिक शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के अंदर में, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर के अंदर में। यहाँ पर किसकी दरगाह है? मलिक शाह की दरगाह। तो मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? जालोर दुर्ग के अंदर में। और यहाँ पर परमारकालीन जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। एक जैनों द्वारा बनाया गया कीर्ति स्तंभ है जो कि परमारकालीन है, परमारों के द्वारा बनाया गया होगा उसको। तो परमारकालीन एक जैन कीर्ति स्तंभ भी देखने को मिलता है। तो ये था जालोर दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने। कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है इसलिए सोनगढ़ इसको कहा गया। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। हसन निजामी इसके बारे में कहते हैं कि एक ऐसा दुर्ग था जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। प्राचीन शिलालेखों के अंदर जालोर को जाबालीपुर और इस किले को सुवर्णगिरी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, और साका होता है यहाँ पर 1311 ईस्वी में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। कान्हड़देव और विरमदेव केसरिया करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं। बीका दहिया के विश्वासघात के कारण ये हार जाते हैं और बीका दहिया की पत्नी हीरा देवी उसे मार देती है। अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाता है और नाम बदलकर जलालाबाद रख देता है। मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है। अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद यहाँ पर स्थित है और परमारकालीन जैन मंदिर यहाँ पर, जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। ये था जालोर दुर्ग। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर के अंदर, अब बालोतरा के अंदर स्थित है ना। सिवाना जो कि बालोतरा के अंदर में स्थित है, पहले बाड़मेर के अंदर में हुआ करता था, बालोतरा के अंदर स्थित है। सिवाना किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण पोवार ने। पोवार राजपूतों का यहाँ पे शासन रहा हुआ है। तो वीर नारायण पोवार ने इस किले का निर्माण करवाया था 56 के पहाड़ पर या 56 पहाड़ियों पर। 56 का मैदान बांसवाड़ा के अंतर्गत है ना, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, जबकि 56 पहाड़ ये बालोतरा के अंदर स्थित है। ठीक है, बालोतरा और जालोर के बीच में, बाड़मेर जालोतरा के बीच में। तो 56 के पहाड़ पर यह बना हुआ है
सिवाना दुर्ग को ही अपन कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कुमट दुर्ग इसलिए क्योंकि जहां पे ये किला है उसके आसपास में कुमट नामक झाड़ियां काफी ज्यादा है, इस वजह से सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। और अगर जालोर को आपको जीतना है तो पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा। सिवाना को जीतकर ही आप जालोर के अंदर में एंटर हो सकते हो। तो सिवाना को कहा जाता है जालोर की चाबी। जब तक सिवाना को अगर आप जब तक नहीं खोलोगे तब तक आप जालोर तक नहीं पहुंच सकते। उसकी चाबी है, जालोर दुर्ग की चाबी जिसे कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। और यह रही है मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी। ठीक है, जब भी मारवाड़ के शासकों पर कोई संकट आया तो संकट की श्रेणी में सिवाना किले के अंतर्गत में आ गए थे। जिस प्रकार जब राव मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के दौरान हार गए थे और शेरशाह की सेना इनका पीछा कर रही थी, तब वो सिवाना किले के अंतर्गत आकर उन्होंने अपना केंद्र बनाया था उसको, है ना। किसको? मालदेव, जो कि जोधपुर का राजा है। जब गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना उसका पीछा कर रही है, तो पीछा कर रही है, उनसे बचने के लिए वो सिवाना किले के अंतर्गत आकर रुका। उसके बाद बात करें चंद्रसेन की, तो चंद्रसेन को जब अकबर ने जोधपुर राज्य से निकाल दिया था, तब भी वो सिवाना के अंतर्गत आकर रुका था। तो इससे पता चलता है अपने को कि ये मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली रहा है। ठीक है, कुमट दुर्ग भी इसे कहते हैं, जालोर की चाबी भी इसे कहा जाता है। छप्पन के पहाड़ पर स्थित है और वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया है। सिवाना के अंदर में 2 शाखे होते हैं, जालोर के अंदर 1 शाखा था, है ना। यहाँ पर 2 शाखे होते हैं। एक शाखा होता है 1308, अपने बोला था कि भाई जालोर के अंदर शाखा होता है 1311 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। तो उससे पहले इसको सिवाना जीतना पड़ेगा, क्योंकि जालोर की चाबी कौन है? सिवाना। तो 1311 में जालोर पर आक्रमण करने से पहले 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है सिवाना पर। और सातल और सोम, जो कि कान्हागढ़ के भतीजे हैं, वो दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। महिलाएं जौहर करती हैं। इसमें जीत का बड़ा कारण था कि एक तालाब जिसका नाम है भंडेला तालाब, उसके अंदर एक सैनिक जिसका नाम है भायल पवार करके एक सैनिक था, वो गाय का मांस उसके अंदर मिला देता, वो पानी दूषित हो जाता है, तो जनता उसका उपयोग नहीं करती है, क्योंकि हिंदू थे सारे के सारे ना, तो उनके पास पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, तो उस चक्कर में वो अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। किसके विश्वासघात के कारण? भायल पवार के। उधर कौन था? बीकादेविया था, जिसके विश्वासघात के कारण कांगड़देव और वीरमदेव मारे गए थे। यहाँ पर कौन है? तो भायल पवार नामक सैनिक के विश्वासघात कारण उसने भंडेला तालाब के अंदर में गोमांस डाल दिया था, जिससे वो पानी दूषित हो गया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना को जीत कर इसका नाम रख देता है खैराबाद। जालोर का नाम क्या रख रहा था? जलालाबाद। और अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा रहा था। इसको टुकड़ा कर क्या नाम रखते हैं? खैराबाद। चित्तौड़ को जीतकर क्या रख रहे थे? खिजराबाद। ठीक है, तो इसका नाम रखा जाता है खैराबाद। और 1589 ईस्वी के अंतर्गत आक्रमण होता है अकबर का, और अकबर मोटा राजा उदय सिंह की सहायता से सिवाना पर आक्रमण करता है, और कल्ला रायमलोद इस दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं। स्थापत्य कला में उनका ही थड़ा बना हुआ है, तो कल्ला रायमलोद का थड़ा। तो ये था सिवाना किला, जिसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। इसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं। इसी दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देखें, मालदेव जब गिरी सुमेल युद्ध हारा तो शेरशाह की सेना पीछा कर रही थी, वो यहाँ पर आकर रुका था। चंद्रसेन को जब अकबर ने जोधपुर राज्य से निकाल दिया, वो भी यहाँ पर आकर रुका था। तो मारवाड़ों का संकटकालीन राजधानी रह चुकी है। और जब तक सिवाना को नहीं जीता जाता तब तक जालोर पर आप कब्जा नहीं कर सके, तो जालोर की चाबी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, 2 शाखे होते हैं इस सिवाना किले के अंदर में। पहली बार आक्रमण होता है 1308 ईस्वी में। जालोर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी, यहाँ पर करता है 1308, क्योंकि चाबी है उसकी। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। भायल पवार नामक सैनिक, एक तालाब है जिसका नाम है भांडेला तालाब, वहां पर गोमांस डाल देता है और पानी को दूषित कर देता है। सातल और सोम लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो कि कान्हागढ़ के भतीजे हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदल के रख देता है खैराबाद। 1589 ईस्वी के अंतर्गत में इस पर आक्रमण होता है अकबर का। अकबर मोटा राजा उदय सिंह, जो कि जोधपुर का राजा है, उसकी सहायता से आक्रमण करता है, और कल्ला रायमलोद यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। सिवाना किले के अंदर में कल्ला रायमलोद का थड़ा, कल्ला रायमलोद वहां से बिलोंग करते हैं, तो उनका थड़ा भी कहां पर बना हुआ है? सिवाना बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, शेरगढ़ नाम के राजस्थान में 2 किले हैं। एक है शेरगढ़, जो कि धौलपुर के अंदर स्थित है,
और एक है शेरगढ़ जो कि बारां के अंदर स्थित है। जो शेरगढ़ बारां है, दोनों का नाम शेरगढ़ किसने रखा? तो साहब शेरशाह सूरी ने उसका नाम शेरगढ़ रखा। शेरगढ़ बारां का पहले नाम हुआ करता था कोषवर्धन दुर्ग, है ना। तो कोषवर्धन दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग जो कि बारां के अंदर स्थित है, और शेरगढ़ दुर्ग जो कि एक धौलपुर के अंदर स्थित है। ये चंबल नदी के किनारे है, ये परवन नदी के किनारे है, ठीक है। और परवन में भी अटरू तहसील जो कि बारां के अंदर में पड़ती है, वहां पर ये स्थित है। शेरगढ़ धौलपुर का निर्माण कुषाण काल में मालदेव के द्वारा करवाया गया था। तो शेरगढ़ धौलपुर कौन से काल का बना हुआ है? कुषाण काल का बना हुआ है। और किसके उसका निर्माण करवाया गया था? मालदेव ने। जबकि इसके निर्माण के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। शेरगढ़ नाम किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। तो शेरगढ़ के बारे में दो ही चीजें, ये तो नाम से ही पता चलता है, शेरगढ़ का नाम शेरशाह सूरी ने। ये याद रखना है कि कुषाण काल में मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से किले का? शेरगढ़ धौलपुर का। क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है? तो सैयद हुसैन की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। शेरगढ़ धौलपुर में किसकी दरगाह है? सैयद हुसैन की दरगाह है। कमल बाग यहाँ पर बना हुआ है, एक बाग है, एक बगीचा है जिसका नाम है कमल बाग। इसका जिक्र बाबरनामा के अंदर मिलता है, जो कि बाबर की एक आत्मकथा है। उस किताब के अंदर इस कमल बाग का जिक्र मिलता है। एक निहाल टावर बना हुआ है और एक हुनहुकार तोप यहाँ पर रखी गई है। तो गर्भ गुंजन को तोप कहाँ पर थी? तारागढ़ बूंदी के अंदर में। हुनहुकार तोप कहाँ पर है? शेरगढ़ धौलपुर में। भाई हुंकारता कौन है? शेर। इस तरह से याद रख सकते हैं, हुंकारता शेर है, तो शेर के अंदर शेर है कैसा? धौड़ा, मतलब वाइट है। इस तरह से धौलपुर याद रह जाए। उसको देखना है, निहालना है, अपने को निहालना है। तो निहाल टावर और हुनहुकार तोप क्या क्या है वहां पे? कुषाणकालीन मालदेव ने उसका निर्माण करवाया था, शेरगढ़ धौलपुर का। शेरशाह सूरी ने उसका नाम शेरगढ़ रखा। सैयद हुसैन की दरगाह वहां पर बनी हुई है। कमल बाग वहां पर बना हुआ है, जिसका उल्लेख बाबरनामा के अंदर मिलता है। निहाल टावर वहां पर बना हुआ है और हुनहुकार तोप वहां पर रखी गई है। जबकि शेरगढ़ बारां की बात करें, इसका पहले नाम कोषवर्धन दुर्ग हुआ करता था। परवन नदी के किनारे अटरू बारां के अंदर में बना हुआ है शेरगढ़ बारां। फर्रुख शेर ने इस दुर्ग को दे दिया था भीम सिंह फर्स्ट, जो कि कोटा के राजा थे। फर्रुख शेर ने ये दुर्ग दे दिया भीम सिंह फर्स्ट को, कोटा को, जिनके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का काफी ज्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने इस शेरगढ़ दुर्ग का नाम चेंज करके रख दिया था बरसाना। बरसाना श्री कृष्ण संबंधित स्थल है ना। तो बरसाना इसका नाम रख दिया था। भोगल के पास में एक गांव है बरसाना, तो उस हिसाब से बरसाना इसका नाम रख दिया शेरगढ़ बारां का। और भीम सिंह के काल में ही झाला जालिम सिंह काफी ज्यादा प्रभावशाली थे। तो उन्होंने भीम सिंह, जो अपने झाला जालिम सिंह थे, उन्होंने इस किले को दे दिया अमीर खान पिंडारी। ठीक है, क्या घटनाक्रम हुआ? फारूक शेर ने तो ये किला दे दिया भीम सिंह फर्स्ट, जो कि कोटा के राजा है। कोटा के राजा भीम सिंह फर्स्ट ने इसका नाम बदल के रखा बरसाना। उन्हीं के काल में झाला जालिम सिंह है, जो कि उनसे काफी ज्यादा प्रभावशाली है, वो ये किला दे देते हैं अमीर खान पिंडारी को। और क्या क्या बना हुआ है शेरगढ़ बारां के अंदर में? तो बरखेड़ी का दरवाजा है और जोहरा मोहरा मंदिर है। बरखेड़ी का दरवाजा, जोहरा मोहरा मंदिर, बरखेड़ी का दरवाजा, जोहरा मोहरा मंदिर। जबकि शेरगढ़ धौलपुर में क्या क्या है? सैयद हुसैन की दरगाह है, कमल बाग बना हुआ है, निहाल टावर है और हुनहुकार तोप रखी गई है। तो ये थे दोनों शेरगढ़। अचलगढ़ दुर्ग, जो कि सिरोही के अंतर्गत स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग एक मंदिर था जो कि आबू के अंदर परमार राजाओं का शासन था। तो एक राजा ने यहाँ पर अचलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उस अचलेश्वर मंदिर के ही भग्नावशेषों पर 1452 ईस्वी के आसपास में कुंभा अचलगढ़ का निर्माण करवाता है। कुंभा ने छोटे मोटे मिला के 32 किले बनवाए थे ना, तो उसमें से एक किला उसका अचलगढ़ भी था। कब? 1452 ईस्वी के आसपास में आबू के परमार राजाओं ने यहाँ पर अचलेश्वर मंदिर बनवाया था। उसी के भग्नावशेषों पर इसका निर्माण करते हैं। क्या क्या बना हुआ अचलगढ़ में? जो 3 मूर्तियां हैं। एक सावन भादो की मूर्ति, कुंभा की और उसके बेटे उदा की। उदाई उसको मारता है बाद में महादेव कुंड के पास में कुंभलगढ़ में। तो कुंभा और उदा की मूर्तियां बनी हुई है, जिन मूर्तियों को सावन भादो की मूर्तियां कहा जाता है। एक धारावर्ष की मूर्ति है। धारावर्ष आबू का परमार राजा था और उसको मूर्ति के अंदर एक ही तीर से 3 भैंसों को एक साथ बीधते हुए, तीर उनको चीरते हुए दर्शाया गया है। ठीक है। और एक मूर्ति है दुरसा आढ़ा की मूर्ति। दुरसा आढ़ा अकबर का दरबारी विद्वान हुआ करता था, वो बाद में सिरोही के राव सुल्तान के दरबार में आ गया था, तो उनकी भी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। मंदाकिनी कुंड है, भवराथल है और ओखा रानी का महल है। इसमें से ये दोनों महत्वपूर्ण है। सावन भादो की मूर्तियां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सावन भादो की मूर्तियां, धारावर्ष की मूर्तियां और दुरसा आढ़ा की मूर्तियां। ठीक है। दुरसा आढ़ा अकबर के दरबार से निकलकर सुल्तान के दरबार में आ गया था,
धारावर्ष की मूर्ति को एक साथ 3 भैंसों को बीजते हुए दर्शाया गया है, और सावन भादो मतलब कुंभा और उदा की मूर्ति। मंदाकिनी कुंड यहाँ पर स्थित है, भवराथल स्थित है, और ओखा रानी का महल। ये था अचलगढ़। नेक्स्ट मांडलगढ़ दुर्ग, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मंडल एक कटोरे की आकृति के समान ये है, इसलिए इसका नाम पड़ा मांडलगढ़। वीर विनोद में कुछ और लिखा हुआ है कि सब मंडल या भीड़ के आधार पर इसका नाम पड़ा मंडलगढ़, पर ज्यादा बात ये सही है कि मंडल आकृति के होने के कारण इसका नाम मंडलगढ़ पड़ा। बालनोत राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया। मंडलगढ़ का निर्माण कौन करवा रहे हैं? बालनोत राजपूत। अभी मेवाड़ के अधीन में कब आता है? तो क्षेत्र सिंह इस पर अधिकार कर लेते हैं, ऐसा जानकारी अपने को श्रृंगी शिलालेख से मिलती है, और बाद में वापस उनसे छीन जाता है, तो कुंभा इसको वापस जीत लेते हैं और अधिकार करके उसको मेवाड़ में शामिल करते हैं। ठीक है, क्षेत्र सिंह इसको जीतते हैं, ये जानकारी अपने को श्रृंगी शिलालेख से मिलती है, और बाद में इसको कुंभा जीतकर मेवाड़ में शामिल करवाते हैं। ये जानकारी अपने को रणकपुर प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलती है। 1567 ईस्वी के अंदर अकबर इस पर अधिकार कर लेते हैं। भाई 1568 के अंदर वो चित्तौड़ के अंदर में शाखा होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 ईस्वी के अंदर में। उससे पहले ये मंडलगढ़ को जीत लेता है 1567 ईस्वी के अंतर्गत में। ठीक है, और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान यानी कि 1576 ईस्वी में सारी प्लानिंग वगैरह हल्दी घाटी की हुई थी अजमेर में, और मानसिंह जो रुका था उनका मुगल सेनापति, वो मंडलगढ़ के अंदर में रुका था, चित्तौड़ से पास में। तो मंडलगढ़ के अंदर में ये रुका था कौन? मुगल सेनापति जो कि है मानसिंह, जयपुर का था सवाई मानसिंह, तो वो यहाँ पर रुका था। ठीक है, और स्थापत्य के रूप में मंडलगढ़ में 3 जलाशय और भी चीजें, लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 जलाशय ही हैं। सागर सागरी, जालेश्वर और देवसागर। सागर सागरी, जालेश्वर और देवसागर। तो ये था अचलगढ़ और मांडलगढ़। अचलगढ़ अचलेश्वर मंदिर के भग्नावशेषों पर निर्मित है, 1452 के अंदर कुंभा द्वारा निर्मित किया गया है। 3 मूर्तियां, सावन भादो की मूर्ति जो कि कुंभा और उसके बेटे उदा की है, धारावर्ष की मूर्ति है जो कि आबू का परमार शासक था, उसको एक ही तीर से 3 भैंसों को बीतते हुए दर्शाया गया है। एक मूर्ति है दुर्सा आड़ा की, जो कि राव सुल्तान के दरबार में आ गया था, अकबर के दरबार से निकलकर। मंदाकिनी कुंड है, भवराथल है, और ओखा रानी का महल। मंडलगढ़ भीलवाड़ा का निर्माण बालनोत राजपूतों ने करवाया था, मंडल आकृति का हुआ करता था। श्रृंगी शिलालेख के अनुसार क्षेत्र सिंह ने इस पर अधिकार किया था, और मेवाड़ के अंदर इसको मिलाया था कुंभा ने। ये जानकारी अपने को रणकपुर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। 1567 ईस्वी के अंदर 1568 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अकबर, उससे पहले 1567 के अंदर मंडलगढ़ को वो जीत लेता है, और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान जो मुगल सेनापति मानसिंह है वो यहाँ पर रुकता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 जलाशय बने हुए हैं, सागर सागरी, जालेश्वर और देवसागर। कुछ और किलो की बात करते हैं। मेवाड़ के अंदर अपन ने कुंभलगढ़ पढ़ा, चित्तौड़गढ़ पढ़ा, अचलगढ़ भी मेवाड़ का ही मान के पढ़ लिया, मंडलगढ़ पढ़ा। उसके अलावा जो मेवाड़ के किले बच जाते वो है भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। भैंसरोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। अच्छा, सबसे पहले बात करी थी कि राजस्थान के अंतर्गत अपन ने 3 जल दुर्ग पढ़े थे, गागरोन, कोषवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग, और एक पढ़ा था अपन ने भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ चंबल और बावली नदी के किनारे स्थित है। कर्नल जेम्स टोड का ये पसंदीदा किला हुआ करता था, और इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे? भैंसरोडगढ़ को। कर्नल जेम्स टोड ने किसके बारे में क्या कहा था कि अगर मेरे को राजस्थान के सारे किलों में से कोई एक किला चुनना हो तो मैं किसे चुनूंगा? भैंसरोडगढ़ का। मतलब उनका पसंदीदा